हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं भी ठीक हूँ और काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स हैं तो मैं उनमें बिज़ी हूँ। और वीडियो डालना ज़्यादा टाइम नहीं लगता बट उसके लिए पीपीटी बनाना, दैन उसको अच्छे से फ्रेम करना, फिर फाइनली वीडियो बनाना है, एडिट करना, थंबनेल बनाना, ये ज़्यादा हो जाता है तो इसके लिए अलग से टाइम देना पड़ता है। इस वजह से मैं काफ़ी टाइम मतलब एटलीस्ट 2 मंथ तो हो ही गए होंगे मैं वीडियो नहीं बना रही। और मेरे व्यूज़ सब कुछ घट गया, आई डोंट थिंक सो, सब कुछ घट गया। फ्रेंड्स, आज वीडियो बनाने का सिर्फ एक रीज़न था। एक और चीज़ है जो मैं मेरे चैनल पे न्यू करूँगी। वो अभी नहीं, 1 हफ्ते बाद पता चल जाएगा क्या न्यू है। और आज का जो वीडियो है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स माओ जेडांग के ऊपर है, क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट किया था कि जेडांग के ऊपर वीडियो डालिए। मैं उनका नाम नहीं लूँगी एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। और आपने मुझे कमेंट किया कि माओ जेडांग के ऊपर वीडियो डालिए, मैं डाल देती हूँ। और वैसे मैंने मंडे को कहा था मैं डाल दूँगी बट नहीं डाला, आज मैं डाल देती हूँ। आप देख लेना। प्लस ये है कि ये मेरे नोट्स कुछ मेरी समझ के भी हैं जो मैंने पढ़ा है। प्लस मैं यूपीएससी की कैंडिडेट हूँ तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो जहाँ से मैंने पढ़ा है उनके नोट्स भी इसमें ऐड है। बहुत इजी लैंग्वेजेस में है और इसमें आपको हेडिंग्स मिलेंगे जिसका यूज़ आप पेपर में कर सकते हो, देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि जो माओ जेडांग के ऊपर है उनकी पूरी थ्योरी, जितनी उन्होंने थ्योरी दी है, जो बातें कही है, वो सब हम पढ़ेंगे। प्लस यूजीसी नेट में मोस्टली पॉलिटिकल साइंस जिसका होता है उसमें थिंकर्स के ऊपर पूछते हैं कि उनके फेमस कोट्स कौन से हैं, फेमस बुक कौन सी है, तो वो भी इसमें मैंने डिस्कस किया है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्होंने मुझे कमेंट किया था वीडियो बनाने के लिए, तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगी प्लीज़ मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीक आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा बिकॉज़ अभी एग्ज़ाम्स टाइम है मेरा, तो मैं थोड़ी सी बिजी हूँ उसमें, जिसकी वजह से मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ उस चीज़ को, बट मैं जल्दी करूँगी। हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे थिंकर हैं माओ जेडांग, ठीक है, ये कौन है? ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं। अब हम इनके ऊपर सारी इनकी जो भी थ्योरीज हैं उनको पढ़ेंगे, इन्होंने क्या कहा है, ठीक है, उन सबको पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। और एक चीज़ और, इसमें ना थोड़ी सी आपको लिखने में थोड़ी सी हो सकती है आपको गलती नज़र आ रही हो, बट ये गलती नहीं है, ये सिस्टम अपडेट होने की वजह से फ़ॉन्ट गलत हो गए हैं, फ़ॉन्ट चेंज हो गए हैं। उसके लिए आप ज़्यादा ध्यान मत देना। और मुझे नहीं लगता कि पीछे बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रहा है, अगर आए तो उसके लिए सॉरी, उस चीज़ को इग्नोर करना आप, ठीक है। देखना, पहले स्टार्टिंग से पृष्ठभूमि देख लेते हैं हम लोग। जो माओ हैं इनका जन्म 1893 में चीन में हुआ था, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1893 में चीन में, ठीक है। और चीन में जो साम्यवादी क्रांति हुई थी, इसको सफल बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो माओ जेडांग को ही दिया जाता है, ठीक है। और इन्होंने जो चीन में 1949 में क्या किया था, समाजवादी राज्य की स्थापना की थी। और इसके नेतृत्वकर्ता भी इन्होंने खुद किया था, मतलब इसके हेड भी ये खुद थे, ठीक है। चीनी क्रांति में इन्होंने क्या करा, कुछ न्यू था चीनी क्रांति में, जैसे कि क्या पॉइंट था जिसको इन्होंने पकड़ा, जिसकी वजह से साम्यवादी क्रांति हुई, तो वो था किसानों में जो किसान वर्ग था उनमें अविश्वास फैल गया था। अविश्वास किस तरह से, जैसे कि वहाँ के शासन को लेकर के या फिर उनकी उपेक्षा ही की जा रही थी कहीं ना कहीं। इस वजह से इन्होंने जो किसान वर्ग है उनको अपने सेंटर पे लिया। जैसे कि मान लो अब हम क्रांति कर रहे हैं तो इस सेंटर जो पॉइंट है ना, इन्होंने सबसे वीक पॉइंट वहाँ का उठाया था कि सबसे वीक पॉइंट क्या है और किसके पार्टिसिपेशन में ये क्रांति सफल हो सकती है, तो इन्होंने किसानों को चुना था, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो स्टालिन, इनको भी पता है स्टालिन कौन थे, आपको अच्छे से पता है, कमेंट में बताओ स्टालिन कौन थे, ठीक है। माओ ने स्टालिन की नीतियों की आलोचना करी थी। आलोचना किस आधार पे करी थी वो हम देखते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो रूस में स्टालिन ने उद्योग स्थापित किए थे वो उद्योगों में किसानों के हितों की उपेक्षा की गई थी। इट मीन्स जो रूस में उद्योग इन्होंने स्थापित किया था उसमें किसानों का पार्टिसिपेशन नहीं था, किसानों का कोई जिक्र नहीं था कि किसान मतलब अपने आप का विकास कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने इसकी आलोचना की। ये फर्स्ट आलोचना है। क्वेश्चन आ सकता है कि माओ द्वारा स्टालिन की नीतियों की गई आलोचना का वर्णन करें, ऐसे कुछ क्वेश्चन बन सकता है। एंड आई थिंक इग्नू का है तो दैट मीन बनेगा ही बनेगा बिकॉज, और इग्नू के पेपर में, क्योंकि मैं खुद भी मैंने खुद भी वहीं से एमए किया है, मेरा पॉलिटिकल साइंस था, तो इस वजह से मैं वहाँ की चीज़ें पढ़ाती हूँ और मैं अच्छे से जानती हूँ पेपर में कैसे आ सकता है कैसे नहीं आ सकता। आप कमेंट में बताओगे तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कर दूँगी,
ठीक है, सो ज़रूर कमेंट दीजिए, ठीक है। आगे देखो, इन्होंने क्या बताया, सोवियत संघ में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। और जबकि माओ क्या कहना था कि कृषि क्षेत्र के विकास के, मझोले उद्योगों के विकास के पश्चात ही भारी उद्योगों की स्थापना की जाएगी। आपने गांधी जी के बारे में आप तो गांधी जी के बारे में जानते ही हैं। गांधी जी ने क्या कहा था कि हमें अगर किसी चीज़ का मतलब, ये गांधी जी क्या बोलते हैं, डाउन टू टॉपम जाना, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना। ये नहीं है टॉप टू डाउन, ऐसा नहीं है। टॉप से अगर डाउन पे आप डेवलपमेंट करना चाहोगे तो कभी नहीं होगा। आप डाउन से ही टॉप पे जा सकते हो। इट मीन्स अगर किसी गांव का डेवलप करना हो, किसी गांव में विकास को बढ़ावा देना हो, तो हमें उस गांव की बारीकियों को समझना होगा। अगर हम वहाँ ग्रास रूट से हम किसी चीज़ का डेवलपमेंट करते हैं, दैट मीन वो बहुत आगे जाके कन्वर्ट हो सकता है अच्छे चीज़ में, ठीक है। लेकिन आप ये कहो कि ऊपर से आप नीचे आ सको, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप उन बारीकियों को नहीं समझ पाएंगे जो ग्रास रूट से डेवलपमेंट करके सीखेंगे, ठीक है। सो गांधी जी ने कहा था। अब वही बात इन्होंने कही थी क्या, कि जो सोवियत संघ है, इसने उद्योगों को प्राथमिकता तो दी, लेकिन उसमें जो कृषि क्षेत्र था उस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, और कृषि क्षेत्र पे ध्यान देने से ही ऊपर आगे डेवलपमेंट होगा। अब इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि आपको अच्छे से पता है कि भारत में कृषि जनसंख्या 49% ऐसे लोग हैं जो कृषि पे डिपेंड करते हैं। सो उनको भी हमें प्रायोरिटी देनी है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, देन बाकी सेक्टर्स आते हैं, ओके। सो आगे चलते हैं, एंड होपफुली कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखो, इन्होंने कहा कि स्टालिन की जो केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था है उसमें जन सहभागिता का अभाव है, ठीक है। पूंजी का विकास राज्य द्वारा बाध्यकारी रूप में किया जाता है। जन सहभागिता का अभाव, इट मीन्स क्या, कि जो कोई भी अर्थव्यवस्था है, या फिर अभी भी देख लो आप, कोई गवर्नमेंट की स्कीम आती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट की स्कीम में जब तक लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक गवर्नमेंट की स्कीम सफल नहीं होगी। जैसे कि आप देख सकते हो स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान है, तो उसमें गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला स्वच्छ भारत अभियान। अब हमारा उसमें पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो वो कैसे क्लियर होगा, वो कैसे सफल होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें कोई कोई पहल स्टार्ट हो रही है तो उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उसी तरह से स्टालिन की जो अर्थव्यवस्था थी वो सेंट्रलाइज्ड थी, ठीक है, जिसमें लोगों की भागीदारी नहीं थी। कहीं ना कहीं उसमें लोगों की भागीदारी का अभाव था। तो इन्होंने क्या कहा कि इसमें भागीदारी का अभाव है, और जबकि हमें किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास करना हो या फिर किसी भी चीज़ का विकास करना हो तो हमें उसमें लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए, ठीक है। ये सबसे वीक पॉइंट है जो चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी। आगे देखो, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में कभी कभी कोट्स भी दे देते हैं या फिर बुक्स पूछ लेते हैं, तो ये कोट्स इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर ध्यान रखना। जैसे कि माओ के अनुसार क्या है कि दीर्घकालीन आर्थिक विकास के लिए समुदाय शैक्षिक भागीदारी आवश्यक है, ठीक है। अगर हमें जैसे अल्पकालिक अगर विकास चाहते हो आप, तो आप उसमें लोगों के हितों की उपेक्षा कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि आपका जो मतलब कोई रिसर्च है, अगर उसको आप अच्छे से करना चाहते हो, जो उसका परिणाम अच्छा हो, तो उसके ऊपर अच्छे से हमें रिसर्च करना होगा, उसके बारे में हमें जानना होगा। उसी तरह से इन्होंने क्या कहा कि किसी भी विकास को, आर्थिक विकास को अगर हमें दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना है, इसका मतलब क्या है, उसमें लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो, अब माओ ने क्या कहा कि जो स्टालिन थे उन्होंने ये कहा था कि समाजवादी व्यवस्था में अवरोध समाप्त हो जाएंगे। जबकि ठीक इसके बियॉन्ड माओ ने कहा था कि समाजवादी व्यवस्था कितने भी विरोध हो, समाजवादी व्यवस्था कितने भी सही क्यों ना हो, बट जो विरोध है वो अनंत काल तक बने रहेंगे, ठीक है। अनंत काल इन द सेंस कि आप देखो, क्योंकि विरोध इंसान ना हमारा ना स्वभाव जो है ना लालची है। हम कहते हैं ना कि अच्छा हमारा ये हमें जॉब लग जाएगी, देन हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। नहीं, हम उसके बाद भी ढूंढने लगते हैं। और ये कब तक है, जब तक हम मर नहीं जाते तब तक हमारी इच्छाएं रहेंगी, ठीक है। हम मर जाएंगे तभी हमारी इच्छाएं हमारे साथ ख़त्म होंगी, अदरवाइज़ नहीं। सो इन्होंने क्या कहा था कि एक समाजवादी व्यवस्था अच्छे से बन सकती है, लेकिन उसमें जो विरोध है ना वो हमेशा चलता रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा। जबकि स्टालिन का ये कहना था कि समाजवादी व्यवस्था में अंतर्विरोध खत्म हो जाएंगे, ठीक है। समाजवाद का तात्पर्य इन्होंने क्या बताया माओ ने, कि केवल उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण मात्र नहीं था, बल्कि उत्पादन की स्वैच्छिक भागीदारी को सुनिश्चित कर व्यक्ति के विचारों को परिवर्तन करना और क्रांति का वास्तविक अर्थ है। इन्होंने क्या कहा था कि उत्पादन के साधन फिर राष्ट्रीयकरण करना ही मात्र नहीं था, बल्कि उसमें लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना था, उनके विचारों में परिवर्तन करना था, ठीक है, जो कि वास्तविक क्रांति होगी। ये किसकी थ्योरी है, माओ की। आगे देखते हैं हम, माओ के समय में चीन में जो समस्याएं विद्यमान थी वो क्या थी, जापानी साम्राज्यवाद और सामंतवादी शोषण व्यवस्था।
सामंतवादी शोषण व्यवस्था, आप पिरामिड तो जानते ही हो, जैसे ये पिरामिड है। सो यहाँ राजा है, देन यहाँ सामंत है, यहाँ पे निम्न वर्ग है, मध्यम वर्ग है। तो इसमें क्या है, बीच में ये बिचौलिए का काम करता है। इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में आप बिचौलिया पढ़ोगे, दो लोगों के बीच में एक थर्ड पार्टी होता है। या फिर प्रॉपर्टी में ही देख लो, जैसे कि किसी को प्रॉपर्टी लेना है, किसी को बेचना है, देन बीच में प्रॉपर्टी डीलर होता है। उसी तरह से इस व्यवस्था में, सामंतवादी व्यवस्था में क्या आता है, जैसे ये राजा है, ये सामंत, ठीक है, और ये है निम्न वर्ग कह सकते हो, किसान वर्ग कह सकते हो। तो इनके थ्रू जो भी भूमि ज़मींदारों को दी जाती थी, ये किसानों को देते थे उन पर खेती करने के लिए, ठीक है। सामंत का बेसिकली मतलब होता है ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा। तो ये थी सामंतवादी व्यवस्था। तो उस टाइम पे यही समस्याएं क्या थी, चीन में विद्यमान थी, जब माओ उस टाइम के हेड बने, ठीक है। आगे देखो, माओ की योजना क्या थी। जब इन्होंने चीन में साम्यवादी क्रांति स्टार्ट करनी चाहिए, तो उसके लिए इन्होंने जो प्लानिंग करी थी कि आप जैसे कि अभी भी कोई एग्ज़ाम होता है, कुछ भी होता है, तो आप प्लानिंग करते हो ना कि मैं ये करूँगा, ऐसे करूँगा। दैट मीन उसी तरह से क्या करा था माओ ने कि क्रांति करने से पहले उन्होंने चीज़ों को समझा। देन उन्होंने क्या प्लानिंग करी थी, क्या कि किसानों को क्रांति का अग्रभाग बनाएंगे, किसानों को क्रांति का अग्रभाग यानी अग्रदूत बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि वो जानते थे कि वहाँ पे किसानों के हितों की उपेक्षा की गई है, इसीलिए उन्होंने किसानों को क्रांति का अग्रभाग बनाया, ठीक है। दूसरा, क्रांति के केंद्र शहर के बजाय गांव होंगे। मैंने अभी बताया ग्रास रूट से डेवलपमेंट करने का मतलब क्या है, आप बहुत आगे जाओगे, बट हम टॉप टू बॉटम नहीं आ सकते, बॉटम टू टॉप जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इन्होंने क्या कहा कि अगर हमें किसी भी क्रांति को सफल बनाना है, शहरों में केंद्रित, कहने का मतलब ये है कि गाँव में केंद्रित इसीलिए था कि इनका मानना था कि क्रांति सडनली हम पूरी जगह नहीं फैला सकते, ठीक है। एक साथ कहीं, मतलब आप कहो कि क्रांति एक ही बार में फेमस हो जाए, बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। एक छोटे से लेवल से स्टार्ट करके ऊपर तक जाते हैं हम। तो इन्होंने क्या बोला कि क्रांति का जो स्रोत होगा, सेंटर होगा, वो गांव होगा, ठीक है। और इन्होंने क्रांति का तरीका क्या बताया, गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध आप जानते हो, पढ़ा है आपने, छुपकर वार करना, है ना। तो इन्होंने क्रांति का तरीका ये बताया। आगे देखो, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट होपफुली आपको अच्छे से समझ में आएगा। इनकी पहली थ्योरी क्या थी, विरोध का सिद्धांत, ठीक है। विरोध का सिद्धांत हम पढ़ेंगे इसमें। इन्होंने इसमें क्या बताया था कि क्योंकि जो माओ है, ये मार्क्सवादी विचारक हैं। जैसे मार्क्स है, सर्वहारा वर्ग पूंजीवाद की बात करते हैं। और वो मार्क्स क्या मानते हैं कि किसी भी क्रांति का सबसे बड़ा कारण क्या है, किसी व्यक्ति का आर्थिक स्तर से कमज़ोर होना। उन्होंने क्या बोला था, जब किसी देश की आर्थिक ढांचा जो कमज़ोर होगा ना, तब वहाँ पे ज़रूर क्रांति होगी, ठीक है। तो उसी तरह से इन्होंने भी बताया। अब इन्होंने यहाँ पे विरोध की दो तरीके बताए थे। जैसे कि पहला क्या बताया, सामंजस्यशील विरोध। इस विरोध में इन्होंने क्या कहा था कि जनता के मध्य आपस में विरोध होगा, जिसे बिना किसी हिंसा के भी वो सुलझा सकते हैं, ठीक है। और ये हमेशा बना रहेगा, अनंत काल तक बना रहेगा। मतलब एक सामंजस्यशील समाज ऐसा होगा। दूसरा इन्होंने बताया गैर सामंजस्यशील विरोध, ठीक है। इस विरोध में इन्होंने क्या बताया, शोषक और शोषित के बीच ये विरोध होगा, और इसको सुलझाने के लिए हिंसा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो ये दो प्रकार थे विरोध के। आगे देखो, निरंतर क्रांति। निरंतर क्रांति देखो क्या है कि निरंतर क्रांति क्या है, यह घटना नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है, ठीक है। इसके माओ के अनुसार आप देखोगे क्या है कि समाज में क्रांतियों का एक दौर चलेगा, ठीक है, जिससे लोगों का वैचारिक परिवर्तन किया जा सकेगा। और इन्होंने क्रांतियों का नारा क्या दिया था, आगे देखते हैं हम। देखो, पंचवर्षीय योजना क्रांति। दूसरा, सैकड़ों फूल खिलने की योजना। एक साथ ही अनेक विचारों को मुक्त रूप से स्वतंत्रता प्रदान की जाए। अगला है लंबी छलांग का आंदोलन। लंबी छलांग का आंदोलन इन्होंने क्या करा था कि जो औद्योगिक उत्पादन है वो 100% कर दिया था, जो कि असफल हुआ था। लंबी छलांग का यहाँ पे लंबी छलांग जो थी आंदोलन, वो यही था, लेकिन ये असफल हुआ था क्योंकि आप एक ही बार में 100% अपना दे नहीं सकते हो ना, तो इसी वजह से। आगे देखो, सांस्कृतिक क्रांति। इन्होंने क्या बोला कि ऊपर की जितनी भी क्रांतियाँ थी उनको अच्छे से सफल बनाने के लिए इन्होंने सांस्कृतिक क्रांति की बात की। सांस्कृतिक क्रांति क्या हुई थी, 1966 to 76। इनमें जो पॉइंट्स की, जिन बिंदुओं पर इन्होंने बात करी थी, हम सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला है, दल में नौकरशाही को रोकने का प्रयास किया। उसके बाद सत्ता में केंद्रीकरण को रोकने का प्रयास किया। आप कमेंट में मुझे बताओ कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की जो थ्योरी थी, सबसे पहले किस थिंकर ने दी थी, ज़रूर कमेंट में बताना, ठीक है। अगला है, लोगों में वैचारिक परिवर्तन का प्रयास करना। स्कूल और विश्वविद्यालय की छात्राओं की निष्ठा को प्राप्त करना। दल को जनता के प्रति उत्तरदायी करके केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को समाप्त करना। इस क्रांति में ये मुख्य बातें थी। आगे भी हैं,
आलोचकों के अनुसार क्या था कि चीन के साम्यवादी दल ने शक्ति संघर्ष के कारण माओ ने यह नारा दिया। माओ लिशिपी इस आंदोलन जैसे कि माओ लिशियोकी और डेंग स्याओपिंग जैसे नेताओं का विरोध कर रहे थे। किसका? लिशियोकी और डेंग स्याओपिंग जो है, आप पढ़ोगे चीन की क्रांति में ना, डेंग स्याओपिंग ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो माओ जो थे इन्हीं दोनों का विरोध कर रहे थे। और एक कोट्स और देखो, माओ ने क्या कहा था, वे बुर्जुआ तत्वों से चीन को खाली कराना चाहते हैं। बुर्जुआ वर्ग जो पूंजीपति वर्ग होते हैं, हम उसको बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। आगे देखो, लाल सुरक्षा कर्मी। ये जो लाल सुरक्षा कर्मी की थ्योरी है ना, ये सांस्कृतिक क्रांति को और प्रभावशाली और शक्तिशाली बनाने के लिए ही एक की गई थी। लाल सुरक्षा कर्मी क्या थी? यह एक किताब थी। इस किताब में जो माओ के विचार थे, उनकी जो विचारधारा थी, उसी को लिखा गया था। और इस किताब को मतलब उन सेनाओं को दिया गया था, और उन सेनाओं के हाथ में दिया गया था जिसको इन्होंने रेड गार्ड की संज्ञा दी। ठीक है, इन्होंने लोगों की क्रांति के ये नए प्रहरी बने जो सैनिक थे। ठीक है, इनके द्वारा चीनी सेना या जनमुक्ति सेना को माओ की विचारधारा में बदल दिया गया था। सो आगे चलते हैं हम। चांडाल चौकड़ी, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? जियांग क्विंग। और अन्य 3 सहयोगी थे इनके, झांग चुनकियाको, याओ वेनिवांग, वांग हांगविंग। नाम थोड़े से अजीब है, मुझे लगता है यहाँ पे गलत है क्योंकि ये फॉन्ट मिसिंग हुई है, सो आप इसको करेक्ट कर लेना। चांडाल चौकड़ी का जो उद्देश्य था ये क्या था कि जो माओ की सांस्कृतिक क्रांति थी उसको अच्छे से लागू करना। और जो चांडाल चौकड़ी थी, ये जो 3 है ना, माओ के मरने के बाद, ठीक है, माओ के अंत के मरने के बाद जो ये 3 लोग थे, 3 सहयोगी थे, इन्हीं को क्या बोला गया था कि माओ की सांस्कृतिक क्रांति का अंत माना जाता है। ठीक है, तो इन्हीं तीनों को जो माओ की क्रांति थी उसका अंत माना जाता है। इन पे मुकदमा स्टार्ट हो गया उनकी मृत्यु के बाद, और इन्हीं तीनों पर क्या हुआ? माओ की सांस्कृतिक क्रांति का अंत हुआ। आगे देखो, माओ की क्रांति की विशेषताएं क्या थी, तो हमने पीछे भी पढ़ा है, अभी भी पढ़ लेते हैं। पहली बार किसानों की क्रांति का अगुवा बना दिया गया। दूसरा, सामंती समाज में क्रांति को संभव इन्होंने बनाया। अगला, चेतना को भौतिक तत्वों से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। भौतिक तत्व दैट मीन्स लग्जरीज चीज़ें। ठीक है, माओ मार्क्सवादी विचारक थे जिसे सैन्य शक्ति पर ये बल दिया है। ठीक है, बल दिया। आगे देखो, इनका प्रसिद्ध कथन है, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। ठीक है, इन्होंने बुक भी लिखी, हिस्ट्री ऑफ सोशलिज्म। ये सब यूजीसी नेट में अच्छे से आते हैं, तो वहाँ आपको हेल्प करेगा। इनके अनुसार क्रांति खाने की दावत या निबंध लिखने जैसा नहीं है, ये सैकड़ों वर्षों के विद्रोह और दमन का परिणाम होता है। आगे देखो, माओ का लोकतंत्र का विचार, नव लोकतंत्र का विचार। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, किसानों और श्रमिकों का जनवादी लोकतांत्रिक अधिनायकवाद को स्वीकार किया। पहली बार साम्यवादी क्रांति में बुर्जुआ वर्ग को शामिल करने का विचार दिया। लोकतांत्रिक सहभागिता को स्वीकार किया। महिला स्वतंत्रता का समर्थन किया था। और इन्होंने कहा कि आधा आसमान महिलाओं ने उठा रखा है। इनके अनुसार लोगों के लिए लोकतंत्र होता है। ये इनके लोकतंत्र का विचार था। युद्ध की रणनीति क्या थी? कैसी थी? सामरिक रक्षा रणनीति थी। दूसरा, लोगों द्वारा आक्रमणकारी नीतियाँ अपनाना। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे काम आएगा। अब आगे देखो, इनकी जो और पुस्तकें थी, जो बुक्स थे इनके, मैं बार बार कह रही हूँ जिसी नेट में आता तो ये आता ही है। पहला क्या है, ऑन न्यू डेमोक्रेसी 1940 में आई थी। ऑन कॉन्ट्राडिक्शन 1952 में आई थी। थर्ड है आपका ऑन प्रैक्टिस एंड कॉन्ट्राडिक्शन 1937 में आई थी। अगला है पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप 1949 में आई थी। और हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ सोशलिज्म, ये भी इन्हीं के थ्रू लिखी गई बात थी। ठीक है, देन इस क्रांति के बाद ये क्रांति के चीज़ें थी, और बाद में ये सफल भी हुआ। सफल में जो चीन में समाजवादी राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, और जिसके दल के नेता थे डेंग स्याओपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया। समाजवादी आर्थिक प्रणाली को बाजारवाद से जोड़ दिया गया था, है ना। चीन में जो समाजवाद को बाजारवादी समाज का नाम दिया गया, और चीन की आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए निजी निवेश को आकर्षित किया गया था। विशेष आर्थिक क्षेत्र का भी गठन किया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक, सो ये सारी चीज़ें थी। और औद्योगिक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों को भी भूमि आवंटित की जाती थी। लेकिन आर्थिक कुशलता बढ़ाकर शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी निवारण के लिए उल्लेखनीय कार्य किया गया था इस क्रांति के दौरान। ठीक है, सो होपफुली कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट वीक आपके लिए कुछ स्पेशल होगा, सो आप उसका वेट कीजिए। और एक चीज़ और मैं कह देती हूँ कि अब तक मैं वीडियो सामने से नहीं बनाती थी, बट अब मैं सामने भी आ सकती हूँ। सो उसी के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक से ज़रूर कीजिए वीडियो को।
और जिन्होंने कहा था, मैंने सॉरी कि आज एक दिन लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, सो आई एम सो सॉरी। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।